साल था 1991। एक तरफ अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर का अंत हो गया था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन भी टूटकर रशिया बन गया था। जाहिर तो इससे अमेरिका की सुपरमेसी ग्लोबली स्वीकार हो चुकी थी और ज्यादा से ज्यादा देश अब नेटो में शामिल हो रहे थे। इसी के कुछ साल पहले एक घटना और हुई थी साहब, जब भारत ने ऐसे किसी भी सैन्य ब्लॉक में शामिल होने से मना कर दिया था जो उसकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के खिलाफ हो। फिर आया साल 2011, जब एक बार फिर से नेटो में शामिल होने का प्रपोजल भारत के पास था। कई वेस्टर्न देशें बाहें फैलाए इंतजार कर रहे थे कि शायद भारत भी हमारे ग्रुप में शामिल होगा, लेकिन भारत ने ना तो तब नेटो का दामन थामा और ना ही साल 2023 में। आखिर क्यों भारत इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, जहां दुनिया के बड़े से बड़े देश इस गुट में शामिल होने का आज भी सपना देखते हैं, वहीं भारत हमेशा क्यों इससे दूर भागता रहा है? क्या भारत का सपना कोई दूसरा ग्रुप बनाने का रहा है या फिर इसका जियोपॉलिटिकल महत्व कुछ और है? साल था 2023 और एक चर्चा भारत को लेकर इंटरनेशनल बाजार में बेहद गर्म हो रही थी। ये खबर थी भारत की नेटो में सदस्यता की। उस समय अमेरिका के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जूलियन स्मिथ तक ये कह चुके थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में भारत के शामिल होने के लिए बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। इससे कई देशों को जहां लग रहा था कि शायद अब तो भारत नेटो में शामिल होने के लिए हरी झंडी दिखाएगा, वहीं उतनी तेजी से इस खबर ने भी दम तोड़ दिया। हमारे देश से ना तो इस खबर को तवज्जो दी गई और ना ही कोई स्टेटमेंट आया। अब इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर तो इस मुद्दे पर बात खत्म हो गई, लेकिन इंटरनली ये बात कई लोगों को समझ नहीं आई कि आखिर मुद्दा क्या है साहब। क्यों दुनिया की इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भारत अपनी हाजिरी नहीं लगाना चाहता है? यहाँ शामिल होने से न केवल एक बड़ी मिलिट्रीली असिस्टेंस भारत को मिल सकती है, बल्कि हम कई मामलों में आगे भी निकल सकते हैं। तो फिर इशू है क्या? इसके कई रीजन है और भारत के भी कुछ स्टैंड्स हैं, जिसके चलते आज तो क्या कभी हम इसका हिस्सा ना बन पाए। लेकिन ये समझने से पहले इस कहानी को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट वहां से जहां से नेटो की फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हुआ था। साल था 1949, यानी भारत की आजादी के 3 साल बाद का समय। इस टाइम पीरियड तक हालांकि दुनिया में युद्ध की शांति तो हो गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और चिंता यूरोप में पैर पसार रही थी और ये चिंता थी सोवियत यूनियन का बढ़ता एक्सपेंशन। हुआ ये था साहब कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद भी सोवियत यूनियन ईस्ट यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार नहीं था। उसने इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइडलाइन करके 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी शुरू कर दी थी। जाहिर था कि सोवियत के इस कदम से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को लग रहा था कि शायद अब यूएसएसआर वहां कम्युनिस्ट रूल लगाकर ही दम लेगा और अपनी कम्युनिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देगा। इसलिए इससे घबराकर या यूं कहें कि इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने सोचा क्यों ना एक नया संगठन बनाया जाए जो सोवियत संघ के एनरोचमेंट से वेस्टर्न देशों की रक्षा कर सके। बस इसी सोच से अमेरिका के नेतृत्व में 12 देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी, जिसे नाम दिया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नेटो। ये एक तरह से सोवियत के खिलाफ शुरू किया गया गठबंधन था। शुरू से ही इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश शामिल थे और इन्होंने कसम खाई थी कि हमले की स्थिति में ये सारे देश इसमें शामिल अपने साथियों की मदद के लिए हाजिर होंगे। मतलब कल को अगर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या ब्रिटेन पर रशिया या कोई भी नॉन नेटो देश हमला करता है तो उनकी टेरिटरी में अपने आर्म्स, वेपन और आर्मी भेजने में ये देश जरा भी देर नहीं लगाएंगी। वैसे तो शुरुआत में इसमें केवल 12 देश थे, लेकिन आज इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं। अब जब अमेरिका ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया तो सोवियत ने सोचा कि उसे भी अपनी रक्षा के लिए एक ग्रुप की जरूरत है और इसे ही काउंटर करने के लिए उसने 14 मई 1955 को वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को फॉर्म किया। इसको बनाने का मकसद था कि कैसे भी करके नेटो को रोकना है। इसलिए जब ये बना तो धीरे धीरे बाकी देशों ने भी इसमें शामिल होना शुरू किया। इसमें खासकर अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया जैसे देश शामिल थे। और आलम तो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी दुनिया में माहौल 2 गुटों का बना हुआ था। एक तो वो जो अमेरिका की तरफ था और दूसरा वो जो सोवियत की तरफ था। आगे जैसे जैसे कोल्ड वॉर बढ़ती चली गई, ये गुटबाजी और स्ट्रांग होती गई। लेकिन 1991 में जब आखिरकार यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके साथ वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। एक तरह से अमेरिका जीत गया था, तो इसलिए वार्सा पैक्ट के खत्म होने के बाद भी नेटो संगठन बना रहा और कई यूरोपीय देश जो रूस के साथ वार्सा संधि के मानने वाले थे, उन्होंने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन इस पूरी कहानी में भारत कहाँ आता है? इस कहानी में भारत की कहानी आजादी से ही जुड़ी हुई है।
दरअसल आजादी के बाद से जब भारत की एग्जिस्टेंस नक्शे पर क्लियर हुई और एक इंडिपेंडेंट इंडिया ने आंखें खोली तो हमारे सामने दो गुट खड़े थे। एक वो जो कैपिटलिज्म का झंडा लेकर खड़े और जिनका सरदार अमेरिका था, वहीं दूसरी तरफ वो जो कम्युनिज्म को अपने खून में बसा चुके थे। भारत चाहे तो किसी भी गुट का दामन थाम सकता था, लेकिन हमारे देश ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने शुरू से ही साफ कर दिया था कि भाई वो किसी भी खेमे में अपने देश का झंडा नहीं लहराएंगे। दो देशों की लड़ाई में किसी का भी दामन थामने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहकर नॉन अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी पर ही जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का मानना था कि एशिया और अफ्रीका के नए आजाद और गरीब देशों को बड़ी शक्तियों के सैनिक गुट से फायदे की जगह नुकसान होगा, इसलिए बेहतर होगा कि नया गुट बने। इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। इसका श्रेय भारत को दिया जाता है। इस पहल का लक्ष्य ये था साहब कि इससे जुड़े देश ना तो किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा होंगे और ना ही किसी का विरोध करेंगे। इसलिए तो जब कोल्ड वॉर तेजी से बढ़ी और बड़ी से बड़ी सुपर पावर ने साइड चुनी तो तब भी हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग फैसले पर कायम रहा। वैसे एक थियरी ये भी निकल कर आती है कि इन सब के विपरीत नेहरू एक विजनरी आदमी थे और उनका फोकस केवल देशों को नॉन अलाइंड रखना ही नहीं था, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग एशियन एक्सिस बनाने का ख्वाब देखा करते थे। जी हाँ, दरअसल वो वेस्टर्न देशों की लड़ाई में घुसकर केवल एक मामूली देश बने रहने का सपना नहीं देखते थे, बल्कि उनका प्रयास था कि भारत एक स्ट्रॉन्ग एशियन एक्सिस बने जो सोवियत और यूएसए जैसी बड़ी पावर को काउंटर बैलेंस कर सके। इसमें वो चाइना की मदद भी चाहते थे और इसलिए 1950s में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को परमानेंट मेंबर की सीट देने की वकालत भी खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करते नजर आए थे। लेकिन जाहिर था उनका ये प्लान सफल नहीं हुआ। यहाँ वो ना तो चाइना को मना पाए और ना ही स्ट्रॉन्ग एशियन एक्सिस बना पाए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि नेहरू के जाने के बाद भी हमने अपनी पॉलिसी से नॉन अलाइनमेंट नहीं हटाया और आज भी भारत पहले अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति बनाता है। उस जमाने में भी हालांकि सोवियत यूनियन से भारत की अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन भारत ने इस दोस्ती को कभी भी गुटबाजी में नहीं बदलने दिया। उसने अमेरिका से भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे और जहां से भारत को फायदा पहुंचा उन पॉलिसी पर काम किया। खैर, भारत के नेटो मेंबर ना बनने के पीछे कई और रीजंस भी रहे साहब, जिसमें से एक तो ये भी है कि फैसले लेने की इंडिपेंडेंसी भारत ने हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को महत्व दिया है। यानी कि हमारे देश के पास आजादी है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर फैसले ले सके। अब क्योंकि हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए किसी दूसरे देश के स्ट्रैटेजिक रिलेशन देखकर हमें फैसले लेने की जरूरत नहीं है। हमारा इतिहास भी देखें तो भारत ने हमेशा से ही अपनी विदेश और रक्षा नीतियों के संबंध में स्वतंत्र फैसले लिए। लेकिन अगर हम नेटो के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो हमें नेटो मेंबर देशों की रक्षा नीतियों और रणनीतियों से जुड़ना होगा। ऐसा होने पर हम कोई भी फैसले केवल अपने देश के बारे में सोचकर नहीं ले पाएंगे, बल्कि उनके इंटरेस्ट को भी हमें तवज्जो देनी होगी। इसके अलावा न केवल फैसले लेने में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशन और करार का हिस्सा भी हमें बनना पड़ेगा। जबकि किसी भी ग्रुप का हिस्सा ना होने की वजह से अभी तो हम चुन सकते हैं कि हमें किस देश के साथ मिलिट्री ऑपरेशन चलाने हैं और किसके साथ नहीं। कुल मिलाकर नेटो के मेंबर बनने से हम न केवल अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप की इंडिपेंडेंसी को खो देंगे, बल्कि कई स्टैंड्स हमें ऐसे भी लेने होंगे साहब जिसमें भारत पड़ना ही नहीं चाहता। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने न्यूट्रलिटी मेंटेन की है, ऐसी न्यूट्रलिटी हम वेस्टर्न देशों की आग में नहीं रख पाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए तो जैसे एक परिवार में सभी की जरूरतों और हामियों के साथ लेकर चलना होता है, उसी तरह से भारत को भी कई देशों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा नेटो की सदस्यता में एक बड़ी समस्या ये भी है कि इससे रशिया और भारत के रिलेशंस में बहुत बड़ा पैच आ जाएगा। जिस देश ने अमेरिका के खिलाफ जाकर हमेशा हमारी मदद की है, उससे ही हमारी दोस्ती दूर हो जाएगी और भारत ऐसा कभी करना ही नहीं चाहेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत रूसी हथियारों पर बहुत निर्भर है। यही नहीं, भारत की अमेरिका के साथ नजदीकी वैसे भी रशिया की आंखों में बहुत ज्यादा खटकती है। पिछले कुछ सालों में जो रिश्ते हमारे अमेरिका के साथ ठीक भी हुए, उससे रशिया और चाइना भी करीब आए हैं। आलम तो यह है साहब कि भारत से ज्यादा चाइना रशिया का सगा बन रहा है और अगर ऐसा ही चला तो भारत रशिया की दोस्ती टूट जाएगी। वहीं नेटो में शामिल होने का चौथा बड़ा नुकसान ये भी है कि भारत दुनिया भर की वेस्टर्न लड़ाइयों में उलझने को बाध्य हो जाएगा। जबकि देखा जाए तो अभी हमारे लिए अपने खुद का घर ठीक करना बाकी है। भारत का फोकस अभी उसकी अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए ताकि हमें पहले तीसरे और फिर उससे भी आगे के स्थान पर जा सके। हम केवल इन्हीं मुद्दों में नहीं उलझ सकते क्योंकि इससे चीजें खराब होंगी। वैसे इसके विपरीत कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत को नेटो में जाना चाहिए।
क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि अगर भविष्य में चीन और पाकिस्तान किसी भी देश की तरफ से हमला हुआ तो हमले के समय सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सेनाएं आगे होंगी। मतलब हमारे पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री होगी जो हमारे देश को बचाने के लिए हर कदम उठाएंगी। इसके अलावा 32 देश ऐसे होंगे जो भारत को हर वेपन्स और सपोर्ट देंगे, तो फिर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू होगा जिसके बारे में भारत को सोचने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से इसमें शामिल ना होने का कोई लॉजिक बचा नहीं है। दुनिया अब ग्लोबल हो चुकी है, अब पल पल जियोपॉलिटिक्स हालात बदलते रहते हैं, इसलिए अगर भारत एशिया की तरफ से एक मजबूत प्लेयर बनना चाहता है तो उसे नेटो ज्वाइन करना चाहिए। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स भी ये भी कहते हैं कि हालांकि अब दुनिया पहले की तरह 2 ग्रुप्स में बटी नहीं है, लेकिन फिर किसी भी देश के लिए उनके सामने हित सबसे ऊपर होने जरूरी है। खुद हमारे देश के लीडर्स भी ये बात समझते हैं, तभी तो हम विश्व व्यापार संगठन में भी हैं, एससीओ का भी सदस्य भी हम हैं और क्वाड में भी अपनी मौजूदगी हमने दर्ज करा रखी है। लेकिन नेटो में शामिल होने को लेकर भारत को संजीदगी से सोचना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो हमें अपने हितों को ही तोलना जरूरी है और याद रहे इस राह पर हम अपने कई दोस्त भी खो सकते हैं और हमें अपनी कई पॉलिसीज भी बदलनी पड़ेंगी। वैसे आपको बता दें साल 2011 में ही भारत को नेटो ज्वाइन कराने की चर्चा कई बार चली है। तब भी तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि इवो डाडलर ने भारत और नेटो के बीच गर्मजोशी वाले रिश्ते को जरूरी बताया था। तब अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए अमेरिका चाहता था कि भारत के साथ उनके रणनीतिक रिश्ते और कनेक्टेड हों। हालांकि भारत ने ना तो अफगानिस्तान में तब अपनी सेना भेजी थी और ना ही नेटो की सदस्यता ली थी और ना ही अब ऐसा करने की इच्छा रखता है। उस समय भारत के साथ संपर्क बढ़ाने की इच्छा नहीं, डाडलर से यह बयान दिलवाया था कि नेटो और भारत करीब आए, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पूरी तरह से भारत पर निर्भर है कि वो नेटो के साथ रिश्ते चाहता है या नहीं। हमारा मानना है साहब कि भारत नेटो जैसे सैन्य संगठन से बातचीत भले ही करता रहे, लेकिन औपचारिक सदस्यता से दूर रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को नेटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल विदा लेते हैं हम आपसे, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।